हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिलायबल इंस्टीट्यूट। आज 12 अप्रैल के जेईई मेन के फर्स्ट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट के केमिस्ट्री पेपर में जो फिजिकल इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों याद रखिए, ये पेपर मेमोरी बेस्ड जो इंफॉर्मेशन हमें स्टूडेंट से मिलती है तुरंत, जो बच्चे अभी पेपर देके जस्ट आ रहे हैं, उस पे बेस्ड जो रिट्रीव डेटा है उससे हमने बनाया है। तो जो एक्चुअल पेपर रिलीज होगा सारे जेईई मेन के पेपर्स होने के बाद, उसमें आपको एकदम एग्जैक्ट डेटा मिल जाएंगे। बट फिर भी जो कॉन्सेप्ट है और मोस्टली जो बच्चे अपने को बेस्ट बता सकते हैं उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपके सामने हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है स्टूडेंट से वो है एक इंटीजर क्वेश्चन। ये जो इंटीजर क्वेश्चन है कहता है हाउ मच वाटर इन लीटर इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ HCl सॉल्यूशन ऑफ pH 1 टू मेक इट्स pH 2। तो बच्चों, अगर किसी सॉल्यूशन का pH जो है हमें 1 से 2 करना हो तो एक्चुअली उसमें जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी वो किस तरीके से चेंज होगी। तो बच्चों, जो हमारे पास pH की इनिशियल वैल्यू है वो 1 है। इट मींस जो हाइड्रोजन आयन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टू द पावर -1 है। और जो हमें टारगेट दिया हुआ है pH की फाइनल वैल्यू वो हमें लानी है 2। इट मींस जो हमें सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की जो फाइनल वैल्यू चाहिए होगी बच्चों, वो चाहिए होगी 10 टू द पावर -2। तो ये तो बच्चों हुआ एक डाइल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन। तो पूछा हुआ है कि कितना वाटर हमें इसमें ऐड करना चाहिए इस डाइल्यूशन को अचीव करने के लिए। तो बच्चों, सिंपल जो इक्वेशन होती है डाइल्यूशन की, आप सभी को पता होगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्यूशन में H+ कंसंट्रेशन की डाइल्यूशन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हमारी जो इनिशियल हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है बच्चों वो है 0.1 और जो वॉल्यूम है वो कितना है। तो बच्चों, इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 1 लीटर और फाइनली कॉन्सेंट्रेशन हमें 0.01 बनाना है और फाइनल वॉल्यूम जो है इससे हमारे पास आ जाएगा बच्चों, देखो V2 की वैल्यू आ रही है 10 लीटर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी है। हाउ मच वाटर इन लीटर इज एडेड। तो ऐड हमें कितना वाटर करना होगा बच्चों, हमें करना होगा V2 माइनस V1 दैट इज 9 लीटर। तो बच्चों, हमारा जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 9 लीटर। तो हम इंटीजर आंसर फिल करेंगे 9। तो बच्चों, इस तरीके का था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें मिला है ऑब्जेक्टिव सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाला। तो इसमें बच्चों कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब बच्चों, इस रिएक्शन सीक्वेंस में आपको 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। इनको रिएक्ट करने से हमें फिर से 2 कंपाउंड मिल रहे हैं X एंड Y। इसमें जो X कंपाउंड है उसकी अगर किसी Z कंपाउंड से रिएक्शन करवाई जा रही है तो वापस से हमें कैल्शियम क्लोराइड रीऑब्टेन हो रहा है। तो बच्चों, किस तरीके की रिएक्शन है, तो देखिए, जब भी कैल्शियम +2 आयन होता है और उसको कार्बोनेट आयन मिलता है सोल्यूशन में, तो दोनों मिलके प्रेसिपिटेट बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो बच्चों, आपने वो लाइम वाटर टेस्ट में भी पढ़ा होगा, जो मिल्कीनेस प्रोड्यूस होता है, व्हाइट टर्बिडिटी आता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। तो यहां जो कंपाउंड बनना चाहिए बच्चों वो बनना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस साथ में क्या बनेगा, तो सोडियम और क्लोरीन आयंस जो है वो मिलके आपको सोडियम क्लोराइड सॉल्ट पानी में डिसॉल्व कंडीशन में देंगे। अब ये जो कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, अगर इसकी हम HCl से रिएक्शन करवाएं तो आपको याद होगा कि कार्बोनेट आयन को जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड मिलता है तो किस तरीके की रिएक्शन होती है। कार्बोनेट आयन एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है बच्चों, और अगर इसको कोई भी अच्छा एसिड मिल जाए जो H+ दे देता है तो ये जुड़ के बना लेता है बच्चों कार्बोनिक एसिड। और क्योंकि कार्बोनिक एसिड ज्यादा स्टेबल नहीं होता है तो ये वापस से डिसोसिएट होके बना लेता है CO2 एंड H2O। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। तो बच्चों, यहां से जो कार्बोनेट आयन है वो इस H+ से रिएक्ट करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करके देगा और साथ में आपको मिल जाएगा वाटर। बट जो कैल्शियम है वो क्लोरीन के साथ मिलके बनाएगा CaCl2। तो इसका मतलब CaCl2 रिएक्टेंट हो जाएगा। तो देखो बच्चों, अगर X जो है हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट
कार्बोनेट, Y जो है हमारे पास NaCl, और हम Z को अगर ले लें HCl, तो HCl से कैल्शियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन होगी, जिस तरीके से यहां देख रहे हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट ट्वाइस HCl, तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बनेंगे, तो CaCl2 हो जाएगा रीऑक्टेन। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रखेंगे हम A। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें मिला एक मेसोकॉलम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे बेस्ड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पे बेस्ड है, जैसा बच्चे बता रहे हैं। तो बच्चों 4 हमें कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, 4 कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का डेटा हमें डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के फॉर्म में दिया हुआ है। अब हमें इसे मैच करना है, तो मैच करके हम इसका आंसर सर्च करते हैं। तो देखो क्या होना है बच्चों, यहां पर है आपके पास निकिल का कॉम्प्लेक्स NiF6 2 नेगेटिव। अब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर निकिल आ जाता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें बच्चों, तो क्या मिल रहा है, निकिल +4। तो बच्चों जब भी मेटल का, डी ब्लॉक के मेटल का चार्ज +4 हो जाता है, तो उसकी स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, क्रिस्टल फील्ड जो अपने स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो मेटल का चार्ज बढ़ने से बढ़ जाया करती है। तो क्योंकि यहां मेटल +4 चार्ज में आ गया, तो स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा हो गई कि सभी लिगेंड ऑलमोस्ट यहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम या फंक्शन रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो यहां पर बच्चों फ्लोराइड जो है, जनरली हम मानते हैं निकल या मेटल +2 के लिए तो वीक लिगेंड होता है, बट निकल +4 होने से, स्प्लिटिंग बढ़ जाने से, फ्लोराइड भी यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम कर रहा होगा। और यहां निकिल +2 का जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है बच्चों, लास्ट में आ रहा है 3d6, क्योंकि निकिल का होता है 4s2। निकिल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, 28 एटॉमिक नंबर है, 4s2 और 3d8 होगा। और जब हम इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके s से निकल जाएंगे पहले फर्स्ट नंबर पे, फिर बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, 3d वाले सब शेल में से। तो d में कितना बचा बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। और ये काम कैसा कर रहा है बच्चों फ्लोराइड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्यों, क्योंकि निकल कौन से स्टेट में है, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो बना देता है फ्लोराइड को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इस वजह से जो स्प्लिटिंग होगी बच्चों यहाँ पे काफी ज्यादा हो रही होगी, और पेयरिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो रिलेटिवली कम होगी। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो सारे नीचे वाले, जिनको कि हम बोलते हैं T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, उसमें फिल हो जाएंगे, और ऊपर वाले जो है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स वो खाली रहेंगे। और इस जगह अपने पास जो स्प्लिटिंग है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, दैट इज ग्रेटर देन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, इसलिए पेयर बनना इजी है। ऊपर EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को जाना थोड़ा रिलेटिवली यहां पर डिफिकल्ट है। तो इस तरीके से अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया बच्चों, इसमें T2g पूरा फिल हो गया है। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो उसको हम इसकी लिखा करते हैं इसमें -0.4 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, प्लस हम यहां पे लिखते हैं n*p, और ये n* बताता है हमें स्प्लिटिंग की वजह से, ड्यू टू स्प्लिटिंग, कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर बन के आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमें ये n*p मतलब पेयरिंग एनर्जी और एक्स्ट्रा पेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहां पे नहीं मिल रही है, तो हम उसे स्किप करेंगे, सिर्फ इस वाले पार्ट पर ही फोकस करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो देखिए बच्चों CFAC में हमने -0.4, और कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको बच्चों, 6, तो यहाँ पे लिखा 6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। और हम एक्स्ट्रा पेयरिंग वाली बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो हम सिर्फ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से ही यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे। तो इससे देखिए यहां पर जो है आपके पास EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बिल्कुल एम्प्टी है, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस जगह हम जो है 0.6 इंटू 0 लिखेंगे, तो ये टर्म अपना वेनिश हो जाएगा। तो हमारे पास जो CFAC आएगा बच्चों को कितना आ जाएगा, -2.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इट मींस इसको मिलना चाहिए सेकेंड ऑप्शन से। ठीक, ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों। अब देखते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम। तो बच्चों टाइटेनियम +3 स्टेट में यहां पे दिया हुआ है हमें,
Ti+3। अब क्या होता है Ti+3, तो Ti+3 का कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 3d1 4s0। एक्चुअली s में 2 थे और d में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे यहां पर, और +3 की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दिए गए हैं। तो d1 में तो फिर एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पर इस जगह पर। तो देखिए आप यहां पर अगर हम फिर से d1 कॉन्फ़िगरेशन लेके इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं, तो देखो बच्चों लिगेंड यहां पर कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो ऑब्वियस है कि पहले लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो पहले किस में जाएगा T2G, और फिर Eg आपका वैकेंट रह जाएगा। और हमें एक्स्ट्रा पेयर वाला तो यहाँ कोई इंफॉर्मेशन मिल भी नहीं रहा है, तो इसलिए हम सिर्फ इसमें CFSE के फॉर्मूले में डालेंगे। तो -0.4 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, ऊपर Eg खाली है, इसलिए इसका जो CFSE बनता है एक्सप्रेशन बनता है -0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो इसको मैच कर सकते हो आप। किससे करोगे? जैसे ये हमारा सेकंड से हुआ था, अब ये हो जाएगा आपका थर्ड से मैचिंग हो जाएगा। थर्ड जो कॉम्प्लेक्स है बच्चों FeCN6 3-, इसमें आयरन किस स्टेट में आएगा? थोड़ा कैलकुलेशन करना बच्चों। साइनाइड का चार्ज रखना -1, तो इसकी वजह से आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा आपका +3। और जब D से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो इसका ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में क्या था कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 3d6, 4s2 3d6। तो बच्चों अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो 4s के 2 और d में से 1 चला जाएगा, तो यहां क्या बचेगा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन? तो हमारे पास यहां कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3d5 एंड 4s0। अब d5 है, आयरन +3 है, और साइनाइड कैसा लिगेंड रहेगा बच्चों? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो जो डेल्टा ऑक्टाहेड्रल है इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस पेयरिंग इजी होगा, ऊपर के एनर्जी लेवल में जाना डिफिकल्ट होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसमें 4 से ही यहां पर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब इसका CFSE का एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? T2G में 5 इलेक्ट्रॉन है, Eg है 0, तो आपने फिल कर दिया -0.4 इंटू T2G के 5 इलेक्ट्रॉन। तो जो एक्सप्रेशन बना हुआ है -2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, इट मींस इसकी मैचिंग हो जानी चाहिए आपकी 1 से। नाउ लास्ट वन इज NiNH3 6+2। तो बच्चों निकल +2 स्टेट में है, क्योंकि अमोनिया जो लिगेंड है एमीन उसका चार्ज है 0, तो निकल का चार्ज है +2, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो हमें 28 है इसका एटॉमिक नंबर, तो मिलेगा 3d8 कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों 3d8, 3d9 और 3d10 अगर आपके पास किसी मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 3d8, 3d9 और 3d10, तो उस केस में लिगेंड कोई भी हो, आपका जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी उसका रिजल्ट एक जैसा ही मिलता है। इट मींस स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में कोई फर्क नहीं आता है। तो यहां पर अगर आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो क्या रिजल्ट आने वाला है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आपके पास Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और T2G में 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए T2G में आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, Eg में आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। आप CFSE के फॉर्मूला में रख दीजिए -0.4 इंटू 6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 0.6 इंटू 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन वाले 2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और आपके पास जो एक्सप्रेशन बनता है -1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इट मींस S की मैचिंग हो पा रही है 4th ऑप्शन से। तो जो करेक्ट आंसर अपना बनेगा देखते हैं। फर्स्ट को मिलाना है हमें सेकंड से, P को सेकंड से, तो P को सेकंड से मिलाया यहां पर, Q को मिलाना है अपने को थर्ड से, ये Q3 से मिला हुआ है, R को मिलाना है फर्स्ट से, और S को मिलाना है फोर्थ से। दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था बहुत ही अच्छा खूबसूरत मैच द कॉलम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे बेस्ड। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की उन समझ गए होंगे CFSE के सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ट था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मिल रहा है हमें एक मैच द कॉलम, बड़ा ही इजी, बड़ा ही आसान मैच द कॉलम ये निकल के आ रहा है बच्चों, क्योंकि इसमें हमसे पूछा है जस्ट कि आप इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और सेलाइन हाइड्राइड को इनसे मैच कर दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन
प्रिसाइज क्या होता है? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज ऐसा कंपाउंड होता है जिस कंपाउंड के फॉर्मेशन के बाद ना उसके पास कोई खाली ऑर्बिटल बचे, ना कोई उसके पास लोन पेयर बचे, मतलब उसका ठीक ठीक सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए, न कोई एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ना कोई डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो कार्बन फैमिली के मेंबर में स्पेशली कार्बन, ये क्या होता है, इसकी 4 वैलेंसी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, और ये 4 बॉन्ड जब बना लेगा तो इसका ऑक्टेट हो जाएगा बच्चों कंप्लीट, और इसकी वजह से ना तो इसके पास कोई खाली ऑर्बिटल है, ना इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो आपके इसमें कार्बन के 8 आ रहे हैं, क्योंकि हर एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाते हैं। ना कोई खाली ऑर्बिटल है, ना कोई लोन पेयर है। इट मींस दिस इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज स्पीसीज CH4। नाउ बच्चों अब आता है इलेक्ट्रॉन रिच। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए एटम का, और हाइड्रोजन हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गया अपना प्रिसाइज, प्लस उसके साथ अगर लोन पेयर भी बचा हो, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और हम देख सकते हैं जब HF का फॉर्मेशन होता है, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन से एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए तो 3 लोन पेयर यहां फ्लोरीन के पास बचे होंगे, बिसाइड हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट। देयरफॉर HF इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। सिंपली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, अगर किसी एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट है किसी कंपाउंड में, और उसके पास लोन पेयर्स भी है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स, देन इट इज कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। नेक्स्ट बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए, कोई ना कोई ऑर्बिटल खाली रह जाए, या कोई ऐसा बॉन्ड बने जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड हो, जैसे बनाना बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड, जो कि आपने देखा B2H6 में होता है। B2H6 में 2 BH3 डाइमराइज होते हैं, एक खास तरीके के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, जिसको कि हम बोला करते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो इसकी वजह से यहां पर 3 एटम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड है, तो यहां पर है इलेक्ट्रॉन की कमी, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो इसको मिलना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन से। अब बचा सेलाइन हाइड्राइड। अब सेलाइन हाइड्राइड से क्या मतलब है, आयनिक नेचर का हाइड्राइड। ये जो बाकी सब हाइड्राइड हमने देखे हैं ये है बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड। कैसे याद रखेंगे, जब भी बच्चों मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड बनता है तो चांसेस है वो आयनिक हो, और 2 नॉन मेटल का कंपाउंड बने तो वो कैसा होता है, कोवेलेंट। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल, बोरॉन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन फ्लोरीन दोनों नॉन मेटल, कार्बन हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल। तो यह है कोवेलेंट नेचर के कंपाउंड्स, जबकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनते हैं आयनिक कंपाउंड। तो बच्चों इट इज मेड अप ऑफ Mg+2 आयन एज वेल एज 2H- आयंस। तो बच्चों जो आयन से मिलके बना हो कंपाउंड उसे बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड और सेलाइन हाइड्राइड। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बन के आ रहा है बच्चों वो आ रहा है फर्स्ट, क्योंकि P को मैच होना चाहिए 4 से तो हो रहा है, Q को मैच होना चाहिए सेकंड से, R को मैच होना चाहिए फर्स्ट से, और S को मैच होना चाहिए थर्ड से। तो बच्चों इस मैच द कॉलम का केमिकल बॉन्डिंग पे बेस्ड ये मैच द कॉलम है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बन के आया है, सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ की कैटेगरी में अपन नहीं लेंगे इसे, और ये फर्स्ट आंसर इसका रहेगा। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है बच्चों एक एसर्शन रीजन टाइप का ऑब्जेक्टिव है। इसमें हमको एक स्टेटमेंट दिया है। ये क्वेश्चन जो बच्चों ने हमें बताया है मेमोरी बेस्ड है, डी ब्लॉक से ये रिलेटेड है, डी एंड एफ ब्लॉक से रिलेटेड। तो एफ ब्लॉक से रिलेटेड देखो क्या लिखा है, 5f इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग टू ए ग्रेटर एक्सटेंट एज कंपेयर टू 4f इलेक्ट्रॉन। क्या कहना चाहता है बच्चों कि जब किसी एटम के फोर्थ शेल का जो f है 4f और फिफ्थ शेल का जो f है 5f, तो बॉन्डिंग में 5f के इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सही है बच्चों। सपोज ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स है, सपोज ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ शेल हो गया और ये फिफ्थ शेल हो गया। एनर्जी लेवल तो फोर्थ में है 4f और फिफ्थ में है
5 है। तो बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे कहना चाहता है कि 5f के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अच्छे से बेटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि बॉन्ड बनता है बाहर के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से। न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन उतना ही ईजी होता है। तो ऑब्वियसली 4f के कंपैरिजन में 5f न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, वो बॉन्डिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाता है। तो ये हम कहते हैं कि ये करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। दूसरा है बोथ रिजेंबल इन देयर एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। इसका क्या मीनिंग हुआ भाई? एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन जो हमने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो शेप ऑफ ऑर्बिटल को बताता है बच्चों। और f ऑर्बिटल चाहे 4f हो चाहे 5f हो, उसकी शेप तो सेम ही रहेगी, क्योंकि उनका एंगुलर वेव फंक्शन सेम बताया गया। तो दोनों का एंगुलर वेव फंक्शन सेम है। f ऑर्बिटल देखो, s का एंगुलर वेव फंक्शन चाहे वो फिर कोई सा भी s हो, 1s 2s 3s 4s 5s, उसका सबका एंगुलर वेव फंक्शन सेम आता है। इसी तरीके से सारे px का, सारे py का और सारे pz, जैसे 2px 3px 4px 5px, कोई सा भी px हो उसका वेव फंक्शन सेम आएगा। इसी तरीके से कोई भी पर्टिकुलर टाइप का f ऑर्बिटल अगर 4th शेल में है या उसी टाइप का अगर 5th शेल में है, तो उसका एंगुलर वेव फंक्शन सेम आएगा। इट मींस उनका शेप सेम है। अब बट कहा गया है 4f इज नॉट एज बरीड एज 5f इज नॉट एज बरीड एज 4f। तो बिल्कुल सही बात है बच्चों। बरीड का मतलब क्या होता है? बाहर से सरफेस से आप अंदर देखो, पेनिट्रेशन, तो अंदर 4f ज्यादा पेनिट्रेटेड है और 5f लेस पेनिट्रेटेड है। तो कौन अंदर ज्यादा धंसा हुआ है? बरीड है 4f। और जो जितना ज्यादा अंदर होगा बच्चों ऑर्बिटल न्यूक्लियस की तरफ, उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना ही डिफिकल्ट होगा, उसका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन उतना ही कम होगा। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि 5f बाहर है 4f अंदर है, तो बेटर पार्टिसिपेशन किसका होगा? 5f का। तो ये एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट माना जाएगा एज पर गिवन इंफॉर्मेशन बाय स्टूडेंट्स। तो इसका हम आंसर रखेंगे बच्चों फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1।